नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज से हम लोग प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी फिर से नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। फिर से कहने का मतलब ये है कि हम कुछ समय पहले तक इसकी पूरी एमसीक्यू सीरीज ला चुके हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा। अब फिर से हम नए सिरे से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि आपके आने वाले समय पर, क्योंकि एक न्यूज़ आउट हुआ था नवंबर के आसपास शायद व्यापम इसका एग्जाम कंडक्ट कराने को देख रहा है, तो उसके नज़रिए से हम अभी से प्रिपरेशन अपना फिर से उसी स्पीड से तैयारी चालू कर देते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी में व्यस्त थे या उनका डायरेक्शन बटा हुआ था। तो आप एक ही डायरेक्शन में आप फिर से एकजुट हो जाओ, फिर से एक लक्ष्य अपना ला लो और प्रयोगशाला परिचारक की तैयारियों के लिए जुट जाओ। ठीक है, तो साइंस की सीरीज लगातार चलेगी। आज हम लोग बायोलॉजी के सेल वाले चैप्टर से शुरू करेंगे। कुछ 2 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले। बहुत से स्टूडेंट्स ये स्ट्रेस लेकर बैठे हैं कि हमारा हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अच्छा नहीं गया, कैसे करें। तो एक लाइन याद रखना, आपने अपना काम कर दिया है। जो आप कर सकते थे, जो आपसे बेस्ट हो सकता था, वो आप एग्जाम में करके आ चुके हो। अब उसके बारे में सोचने की बजाय आप देखो कि आगे आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। दूसरा प्रश्न यही आता है कि सर आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है। आगे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है इस प्रयोगशाला परिचारक की। जो टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं, अभी 29 तारीख को उनका एग्जाम है, तो टेक्नीशियंस के लिए तैयारी करते रहें, ये उनके काम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा। और एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके रेलवे के फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो उसको आप फोकस करो। एक वीडियो लेकर आएंगे योगेंद्र सर जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप उसकी तैयारी करें, कैसे क्रैक कर सकते हैं आप एनटीपीसी को भी। तो व्यापम में अगर वैकेंसीज अभी नहीं दिख रही हैं, आपको सामने कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सेम आपके क्वालिफिकेशन के पोस्ट वहां पर मिलेंगे आपको। आप फॉर्म भरेंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, आपको जल्द ही वो वीडियो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे ही वो वीडियो डले और आप उसको देखें, मोटिवेट हो और अपने फिर से तैयारियों के लिए जुट जाए। ठीक है, तो ये मेरा 2 चीज़ आप लोगों से कहना था कि पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, आप रिजल्ट आने का वेट करो। और दूसरा चीज़, जो सामने आपकी वैकेंसी दिख रही है व्यापम में, ये वाली, इसके ऊपर फोकस चालू कर दो। चलिए, तो अब आज जो हम लोग चालू करेंगे बायोलॉजी में पार्ट 1 रहेगा एमसीक्यू सीरीज का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरे सेल पर बेस्ड है, सेल एंड टिश्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये केवल आपके प्रयोगशाला परिचारक में काम नहीं आएगा, ये टेक्नीशियन में भी काम आएगा, व्यापम के कोई भी एग्जाम रहे काम आएगा। और जो एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, इनकी जो तैयारी कर रही है वहां भी ये काम आएगा। तो हम उसके लिए अलग से और सीरीज चालू करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ साइंस के अगर किसी भी चीज के लिए आप पढ़ाई करते हो, जहां साइंस का वेटेज है वहां पूरा पूरा ये काम में आएगा ही आएगा। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो कोई भी ऐसी मानसिकता मत रखना कि हमारे नाम नहीं लिखा गया हमारे एग्जाम का तो उसमें काम नहीं आएगा। अरे साइंस लिखा है ना, साइंस दिया है ना, साइंस काम आएगा, बात खत्म। पहला प्रश्न, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग मतलब कोशिका आपके बॉडी पार्ट की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिससे आपका बॉडी बनता है, पूरा आपका शरीर का डेवलपमेंट होता है। उस कोशिकाओं के अंगों में भी सब कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है। उस कोशिका के अंगों में भी कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है। आज पहला जो आपका ये है, आपको केवल हिंदी में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश का डिमांड करेंगे अगले टेस्ट के साथ। अगले जो आपके मैं एमसीक्यू सीरीज करूंगा, अगला जो भी चैप्टर होगा उसमें आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में करते हुए चलेंगे। आज मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बताते चलूंगा, बस टर्मिनोलॉजीज का तो खेल है, बाकी सब चीज तो सेम रहती है। तो देखो, ये सेल होता है, सेल, ये बाहरी पार्ट सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और इसी के अंतर्गत आपके लिक्विड फॉर्म में कुछ द्रव भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और इसी के बीच में एक पार्ट होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस।
और ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंतर्गत पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो भी पाए जाते हैं, ईआर, सॉफ्ट वाला, स्मूथ वाला, जैसा भी चीज होता है सब किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? इस न्यूक्लियस के द्वारा, इस केंद्रक के द्वारा। तो ये केंद्रक ही क्या कहलाएगा भैया? जिसके द्वारा पूरा ऑपरेट हो रहा है, तो वही तो मास्टर कहलाएगा। यही तो पूछा था कोशिकांग का, तो ये सब कोशिकांग होंगे। कोशिका के सेल के सारे क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे। उसमें भी इन सेल ऑर्गन का मास्टर कौन कहलाएगा? जैसे एक क्लास में एक टीचर के द्वारा सारे स्टूडेंट रेगुलेट होते तो मैं मास्टर कहलाऊंगा, आप क्या कहलाओगे मेरे स्टूडेंट्स? तो वैसे ही सेल के अंतर्गत ये मास्टर कहलाएगा और सारे उसके ऑर्गन्स उसके स्टूडेंट्स रहेंगे। तो मास्टर कौन कहलाता है? ऑप्शन में देख लो, मैंने बता दिया न्यूक्लियस होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिया? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस और नाभिक। तो आपका आंसर क्या होगा? नाभिक। क्या? नाभिक। नाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, या इसी को और क्या बोलते हैं? एक नाम हिंदी में केंद्रक भी बोला जाता है। तो नाभिक बोले, केंद्रक बोले, न्यूक्लियस बोले, एक ही चीज होता है। सर यहाँ न्यूक्लियोस ओलस लिखा है, क्या इसको ले सकते थे? नहीं लेना है। कारण क्या है बताओ? मैं बताता हूं। देखो, इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत पाया जाने वाला जो पार्ट होता है ना, वो न्यूक्लियस ओलस कहलाता है। तो आप न्यूक्लियोलस को नहीं लोगे, न्यूक्लियस को लोगे। न्यूक्लियस मेन पार्ट है जो करता है, इसी का अंदर का पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बोलते हैं। तो न्यूक्लियोलस आपका आंसर नहीं होगा, न्यूक्लियस आपका आंसर होगा, नाभिक या केंद्र का आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ पाए। दूसरा क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? और इसी तरीके से हम लोग डिटेल में चर्चा करते हुए सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर नहीं भी आता कुछ चीज तो आप उससे क्या कर सकते हो? सीख सकते हो। और अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो आप परचेस कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो परचेस कर लीजिए। 1299 रुपये में आपका कोर्स है और 99 रुपीज पर आपका टेस्ट सीरीज है। जितने ज्यादा मात्रा में आप टेस्ट सीरीज लाओगे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोनों परचेस करके आप तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। बाकी हम तो बैठे हैं आपको, अगर आप सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार से कोर्स को परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर आपकी कम से कम तैयारी हो जाए, आप एग्जाम फाइट कर लो, इतनी तैयारी हम करा देंगे। तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? ऑप्शन दिया है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, नाभिक, गोल्जी का और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका पावर हाउस कहलाता है। किसी भी सेल का पावर हाउस, एनर्जी यहीं स्टोर रहता है। गोल्जी बॉडी उसी एनर्जी को इधर से उधर ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। न्यूक्लियस क्या है मैंने बता दिया। और ये होता है अंतः प्रद्रव्यी या प्रद्रव्यी जालिका। तो ये इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा क्या होता है पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा। अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा होगा आपके क्लास में, सबसे बड़ा कौन होगा? आपका मास्टर ही तो होगा, टीचर ही तो होगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर भी नाभिक ही होता है। सारे ऑर्गन में सबसे बड़ा नाभिक या न्यूक्लियस ही होता है, ये ध्यान में रखना। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांगों को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना मतलब प्रोटीन फैक्ट्री। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। कमेंट ये नहीं करना कि सर समझ नहीं आया। टर्मिनोलॉजीज को सुनो भाई, आप केवल देखना नहीं, आपको मेरी बातों को भी सुनना है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, लाइसोसोम, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये तीनों का नाम तो वही होता है। कौन है इसमें? तो प्रोटीन फैक्ट्री होता है आपका राइबोसोम। क्या होता है आपका? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम ही प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। सारा प्रोटीन यहीं पर संचित रहता है आपके सेल के अंतर्गत। सेल का एक ऑर्गन होता है राइबोसोम, उसी में सारा चीज, सारा प्रोटीन संचित रहता है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु मतलब एनिमल। एनिमल में हम लोग भी आते हैं। पशु का मतलब ये नहीं समझना कि गाय, बैल, भैंस ये बोल रहा, नहीं भाई, आप भी पशु में आते हो। मनुष्य भी जंतु जगत के अंतर्गत आता है। जंतु ही तो पशु है, पर्यायवाची शब्द ही है। तो एनिमल सेल के अंतर्गत क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? कौन सा? अच्छा, केवल पाया जाता है। कौन सा नहीं? केवल उसी में पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा? केवल और केवल। तो हमारे अंदर लाइसोसोम एक ऐसा चीज है जो केवल और केवल मनुष्यों में बस पाया जाता है। कौन सा? लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम्स क्या है? अब ये लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम तो आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आप कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे होगे, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम क्या करता है? ये डेड सेल्स को खा जाता है, अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर जाता है, लेकिन डेड वाले को, जीवित वाले को नहीं करेगा। डेड सेल्स को पाचन करता है। इसे एटम बम ऑफ शेल भी बोलते हैं, नाम याद रख लेना, एटम बम ऑफ शेल, या सुसाइडल बैग बोलते हैं इंग्लिश में, आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? केंद्रीय झिल्ली में होते हैं। केंद्रीय झिल्ली मतलब आपके साइटोप्लाज्मा में होगा, कोशिका कला में होगा, लाइसोसोम में होगा, गुणसूत्र किस में होगा? क्रोमोसोम में, लाइसोसोम में,
सेल्स के अंतर्गत या फिर साइटोप्लाज्मा, किस में होगा? तो सीधी सी बात है, ये क्या लिखा है? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किससे आता है? क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम्स में आपके होंगे क्या होंगे? जीन होंगे। जैसे कि आपकी पूरी बॉडी का सबसे सूक्ष्म पार्ट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है आपका सेल होता है, वैसे डीएनए के अंतर्गत जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है क्या होता है? जीन होता है। किसके अंतर्गत? क्रोमोसोम्स के अंतर्गत, सॉरी सेल नहीं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में आपके जीन पाए जाते हैं, यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकी लक्षणों को, हेरिडिटी को, जेनेटिक्स को ट्रांसफर करते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया है? ये ध्यान में रखना भाई, किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है फ्रेडरिक हॉफमिस्टर, अल्ब्रेक्ट कोशेल, फोबस लेवेन, वॉटसन एंड क्रिक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है ये डीएनए के लिए। तो वॉटसन एवं क्रिक आपको याद रखना। किसने? वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का संरचना दिया था, कैसा वाला? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। कब दिया था? नोट कर लेना, 1953 में। कब दिया था? 1953 में, क्योंकि अब कूट वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं व्यापम में। हो सकता है आपको दे डबल संरचना जो थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया है। 1953 में दिया था, 1955 में दिया था। तीन में से बताओ कौन सा गलत है? तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए 1953 आपको याद रखना है। किसने? डीएनए का स्ट्रक्चर, वॉटसन एवं क्रिक। तो व्हाट अ स्ट्रक्चर, तो व्हाट अ स्ट्रक्चर डीएनए का एकदम छोटी इकाई होती है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। और दिखता भी जबरदस्त है। कैसे? अगले प्रश्न में देखते हैं कैसे दिखता है। तो डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, ठीक है? किसमें बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, स्थिर वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, और एक है आपका वंडर वॉल्स फोर्स द्वारा। तो चार में से किसके द्वारा होगा? तो ये आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, वो समथिंग ऐसे दिखाई देता है आपको। ये स्ट्रक्चर में ऐसे ना बैंड लगे होते हैं, ठीक है? ये बैंड बेसिकली क्या होते हैं? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। और ये जहां पर मुड़ते हैं, ऐसे वलन करते हैं, इसको कॉइल बोलते हैं, इसी को हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ध्यान में रखना। तो क्या जबरदस्त संरचना है। इस प्रकार से व्हाट स्ट्रक्चर से वॉटसन ने इसको खोजा था, 1953 में खोजा था। कैसे बॉन्ड होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो रहा होगा चीजें। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं पूरे सीरीज से, आप सिरे से सीखना चाहते हैं किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, तो कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम आपके प्राइस पर वो कोर्स रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम के लिए दिलाने जा रहे हो जहां पर वेटेज है आपका 20 नंबर्स के, अगर वेटेज हो गए हैं साइंस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। तो खुराना नहीं किया था क्या डीएनए का संश्लेषण? क्या किया था? डीएनए का संश्लेषण करके बताया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था, ये याद रखना। आगे, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ये मैच द फॉलोइंग में आपके व्यापम के एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। रडार का फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म, एचआईवी का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म वाले प्रश्न बहुत आते हैं व्यापम के एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होगा भाई? क्या होगा? तो ये होता है आपका डी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो, ये डी से स्टैंड होता है। एन से आपका न्यूक्लिक और ए से आपका एसिड, तो डी एन ए यही बनता है आपका। ये न्यूक्लिक एसिड रहता है और ये डी ऑक्सी राइबोज होता है। अगला क्वेश्चन था कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? बस ये डी ऑक्सी को हटा दो तो क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। किसमें है? पहला ऑप्शन था राइट न्यूक्लिक एसिड, रियल न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। उसमें आप सामने डी ऑक्सी लगा दो, आपके डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, दोनों के फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। व्यापम फुल फॉर्म वाले मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछता है। तो डीएनए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वॉटसन एवं क्रिक ने इसकी संरचना दी थी। दोहरा कर मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत, जीवन मतलब यह किससे बन रहा है? कोशिका से, अंग से, ऊतक से, नाभिक से? तो सबसे पहले तो कोशिका ही बनता है। तो कोशिका, अब ये मत बोलना सर कोशिका को रेगुलेट नाभिक कर रहा है, केंद्रक न्यूक्लियस कर रहा है, तो ये हो जाएगा कि नहीं? कोशिका सबसे छोटी यूनिट है ना,
अगर कोशिका के सारे ऑर्गन साथ में नाभिक के साथ नहीं होंगे तो नाभिक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कोशिका को आंसर लेना आपको, ना कि नाभिक को। तो याद रखना, जीवन की सबसे मूलभूत इकाई मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या है आपके लाइफ का, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाएगा आपका, शेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा शेल होता है, हम लोग को खेलते कूदते दौड़ते भागते गाड़ी को भगाते हुए गिर जाओ तो, किसी से मार खा जाओ तो क्या लगता है, चोट लग जाता है। अब चोट लगने के कारण वो क्या होता है, फिर से रिकवर होता है कि नहीं आपका शेल, फिर से आपके शरीर रिकवर होते हैं, आपकी मांसपेशियां आपके टिश्यूज क्या होते हैं, फिर से रिकवर होते हैं। कौन से कारण, केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस, या न समसूत्रण और न ही अर्ध समसूत्री विभाजन। तो ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा आपका समसूत्रण। मतलब समसूत्रण का मतलब समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अगर कोई शेल है मान के चलो ये, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपने इस केंद्रक को दो भाग में तोड़ेगा। केंद्रक दो भाग में टूटेगा तो कैसे बन जाएगा, ये इस प्रकार से। फिर ये अपने जीव द्रव्य को दो भाग में टूटेगा तो फिर ये छोटे छोटे दो सेल्स बन जाते हैं। इसलिए आपका कहीं से स्किन उखड़ जाता है, कट लग जाता है, छिल जाता है, तो वहाँ पर पहले छोटे 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 छोटी चीजें बनती हुई आती हैं, उभरती हैं। पूरा वहाँ पर जब मांस भर जाएगा, आपके मसल्स आ जाएंगे, मसल्स के ऊपर फिर आपका स्किन का लेयर आने लगता है। कारण क्या है, ये है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब आपका न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, देन आपका साइटोप्लाज्मा दो भाग में डिवाइड होकर इस प्रकार से विभाजन करेंगे। ये मनुष्यों में होता है समसूत्री विभाजन, ये ध्यान में रखना, मनुष्यों में समसूत्री विभाजन ही होता है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किसके माध्यम से। तो कभी भी चोट लगे तो अगर आपका स्किन डेवलप्ड हो रहा है किसके कारण होगा, समसूत्री विभाजन के कारण। तो समसूत्रण लिखा है। अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से क्या होती है, ऑस्टेसाइट्स, न्यूरॉन, क्रेमेटोफोर और क्या है एक लिम्फ कोशिकाएं। तीन चीजें यहां आपको याद करा रहा हूं, तीन चीजें, तीन नहीं 5 चीजें याद कर लो। इसने बोला पशु के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सॉरी सबसे बड़ी कोशिका किसमें, पशु मतलब एनिमल के अंतर्गत बोल रहा है। एनिमल्स में अगर अधिकतर चीजें पूछता है ना तो मनुष्य को लेकर पूछता है। ये इसका फ्रेम भी, इसका फॉर्मेशन भी मनुष्य को ध्यान में रखकर किया गया है, ये आप बोल सकते हो। कैसे, ऑप्शन में आपको न्यूरॉन्स दिया है, ऑस्टिसाइट्स दिया है, क्रोमेटोफोर बोला है और लिम्फ कोशिकाएं बोला है, ये सब बोला है। ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। बड़ी लिखा है यहाँ पर, लेकिन बड़ी के लिए और कोई आपके ऑप्शन नहीं, केवल न्यूरॉन दिख रहा है तो लंबी। एक होता है सबसे छोटी, एक होता है बड़ा और एक होता है लंबा। सबसे लंबी कोशिका बोले तो आपको न्यूरॉन को ही आंसर लेना है, मानव में, मनुष्यों में। सबसे बड़ा बोले तो एग्स को लेना है, एग्स को, ठीक है। मादाओं में जो अंडाणु पाया जाता है वो। स्पर्म आपका क्या होता है, सबसे छोटा कोशिका होता है मनुष्यों में। आपका शुक्राणु, पुरुषों में पाया जाने वाला नर युग्मक शुक्राणु और महिलाओं में पाया जाने वाला मादा युग्मक एक्स अंडाणु। ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, और सबसे लंबा बोले तो न्यूरॉन होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सबसे बड़े के हिसाब से लंबा पूछना चाहिए था पेपर में, एग्जाम में, लेकिन उसने बड़ा पूछा था। ऑप्शन में आपका एक्स नहीं दिया था, केवल न्यूरॉन के बारे में चर्चा, और ये होता है तो आप इसको आंसर लोगे। तो क्या होगा आपका आंसर, न्यूरॉन होगा। क्या होगा, न्यूरॉन। तो ये तीन चीज याद रखना। ये किसमें मैंने बोला, ह्यूमन में। ह्यूमन बोले या आपको एनिमल्स बोल दे तो ये आपको आंसर लेना है। पूरे तरीके से प्लांट्स को भी इसमें मिला लिया जाए, एनिमल्स को मिला लिया जाए, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इसका जो अंडा होता है, इसकी जो कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है पूरे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम सबको मिलाकर। लेकिन सबसे छोटा बोले तो माइकोप्लाज्मा। छोटा बोले तो क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या आंसर लेना है, माइकोप्लाज्मा। क्या लोगे, माइकोप्लाज्मा। तो ध्यान में रखना, सबसे बड़ा क्या है, शुतुरमुर्ग का, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। सभी प्रकार के किंगडम्स में 5 प्रकार के आपके बेसिकली मेनली किंगडम होते हैं, उनमें सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। लेकिन ह्यूमन में पूछे तो सबसे छोटा स्पर्म, सबसे बड़ा एक्स एंड सबसे लंबा न्यूरॉन। ठीक, अगला प्रश्न, ये मैंने आपको एडिशनल चीजें बताया, ये आप नोट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, मतलब कौन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसी भी कोशिका सेल के अंतर्गत। जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन। शैवाल मतलब आपका एल्गी। प्रोटीन जानते हो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। वाटर, जल। चारों में से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो आपका जल पाया जाता है। ये कोशिका
में पाया जाने वाला, तो कोशिका के अंतर्गत किसकी उपस्थिति सबसे ज्यादा मात्रा में होती है? तो कोशिका में क्या सबसे ज्यादा मात्रा में होगा भाई? तो कोशिका के अंतर्गत सबसे ज्यादा मात्रा में होता है आपका जल। आपके शरीर में ही सबसे ज्यादा मात्रा में जल है, प्रोटीन है थोड़ी ज्यादा है, तो जो ज्यादा मात्रा में है वही तो सेल के अंतर्गत भी ज्यादा होगा। तो जल होता है, लगभग 80% भाग होता है जो कि साइटोप्लाज्मा का, ठीक है, ये जीव द्रव्य का बोलो, ये कोशिका द्रव्य का, उसमें भी आपका 80% होता है। बाकी 20% आपके मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स आदि अनादि प्रकार की चीजें रहती, तो ये ध्यान में रखना। तो जल सबसे अधिक मात्रा में कोशिका के अंतर्गत, सेल के अंतर्गत पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? मतलब सेल थ्योरी होता है, एक वर्ड है, समझ लो शेल। सबसे पहले तो शेल वर्ड जो होता है कोशिका, ये रॉबर्ट हुक ने आपको खोज कर दिया था, कॉर्क के द्वारा मृत कोशिका थी तो उसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका। ल्यूवेनहॉक आए जिसने बैक्टीरिया के अंतर्गत जीवित कोशिका खोजा। देन बैक्टीरियोलॉजी का उसको जनक भी बोलते हैं, या बैक्टीरिया जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जनक भी बोलते हैं, उसको फादर ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। अब इसी में जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए ना, तो सेल की थ्योरी दी गई, सिद्धांत दिया गया, सेल सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो एक इसके दिया गया सिद्धांत, तो सेल से याद रखना सबसे छोटा चीज है तो हाथ में रह पाएगा क्या? नहीं, फिसल जाएगा हाथों से। फिसलने को हम लोग बोलते हैं स्लाइड, तो याद रख सकते हो क्या? स्लाइड एंड स्वान। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने आपके सेल थ्योरी को दिया था। अब इस सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, पूछा जाता है जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु, इन चार में से किसमें ये लागू नहीं होता? तो आपके विषाणु के अंतर्गत लागू नहीं होता। किसमें? विषाणु के अंतर्गत। क्यों? ये भी तो डेवलपमेंट करते हैं सर, इसमें क्यों नहीं होता? ये मृत रूप में रहता है जब बाहर में रहता है, जब शरीर के अंदर जाता है ना तब वो जीवित होता है, इस कारण इसमें लागू नहीं होता। बेसिक यही कारण है आपका, यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी कारण है, उसमें नहीं जाना है, तो ये ध्यान में रखना। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए आपने देखा था, आरएनए का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना। तो ट्रांसलेशन या कॉपी करना ये सब थोड़ी काम है भैया आरएनए का। आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, उस प्रोटीन को ट्रैवल करेगा, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करेगा उसका। ये 3 टाइप के भी होते हैं आरएनए के, एम पर टाइप, टी टाइप, आर टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं आपके आरएनए। तो प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य काम होता है। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, बोला गया है सूची मिलाइए, तो चलो मिलाते हैं। इधर लाइसोसोम दिया है, डीएनए दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका, ठीक है। इधर पावर हाउस, गुणसूत्र, रॉबर्ट हुक, आत्महत्या की थैली, रॉबर्ट ब्राउन। मतलब कोई ना कोई पॉइंट एक दूसरे से रिलेट होगा। जैसे लाइसोसोम्स, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, क्लियर है। तो ए का तो आपका क्या आ गया? 4 आ गया। ए का 4 2 जगह दिख रहा था, ठीक है। डीएनए अभी मैंने बोला क्रोमोसोम्स के अंतर्गत पाया जाएगा, जीन भी उसी में पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए बी का 3 किस में है? इस वाले में। आपका आंसर हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तो 2 है जो को होगा नहीं। ओ सॉरी 3 बोल रहा था क्या? 2 3 होगा नहीं, 2 आपका राइट आंसर होता, तो आपका ए राइट आंसर हो जाता, क्योंकि डीएनए के जस्ट सामने ही क्रोमोसोम्स है 2 है, मैं 3 देख पा रहा था उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 चीजों की अगर आपको आंसर मिल गए तो आप टाइम बचा सकते हो, आपका टाइम सेव होगा और आप आगे बाकी क्वेश्चन पर समय दे सकते हो। तो ऐसे चीजों को ना कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो आंसर। तो पहले ही 2 में आपको मिल गया, हमको पूरा चाहिए, हम पूरा पढ़ाएंगे आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं इसको सेल का। केंद्र की खोज किसने की? 2 नाम बच गए, एक रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको कोशिका के बारे में तो बिल्कुल मालूम था, क्या मालूम था? रॉबर्ट हुक नहीं किया है, और केंद्र को किया है आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे? तो आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है सेल का न्यूक्लियस, वो किस रंग का होता है? ब्राउन रंग का होता है। किस रंग का? ब्राउन रंग का न्यूक्लियस होता है। तो ब्राउन रंग के न्यूक्लियस से याद रखना है। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये ब्राउन रंग में रिलेट कराने के लिए याद करा रहा हूं ना, एक्चुअल कलर नहीं है उसका, वो कलर नहीं होता उसमें। देन कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया इस बार, इसको चेंज कराना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स को मुझे भी पढ़ने में परेशानी हो रही है, ठीक है। तो कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करेगा? जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका, केंद्रक। तो कौन करेगा भैया? मास्टर कौन है? केंद्रक है, तो केंद्रक ही तो करेगा। तो न्यूक्लियस या फिर नाभिक या फिर केंद्रक आपका राइट आंसर होगा। किसके लिए? इसके फंक्शनल कार्यों के लिए, फंक्शनल चीजों के लिए। तो ये ध्यान में रखना, प्रकार्यात्मक काम कौन करके दे रहा है? केंद्रक करके दे रहा है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल
फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब भी नीला रंग दिख जाए ना आपको, नीला से मिलता जुलता रंग दिख जाए तो सीधा सीधा एक चीज याद रखना, आखिरी में नीन दिखना चाहिए, नीन। कैरोटीन दिख रहा है, टीन है ये, नीन नहीं है। एंथ्रोसाइनिन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और किसी में क्या? क्लेंसेथोफाइल्स नहीं है। क्लोरोफिल ये तो हरा रंग होता है तो हो ही नहीं सकता था। कैरोटीन ये तो आपका पॉलीसैकेराइड है, इससे आपके शेल वॉल बनते हैं, तो ये नहीं हो सकता। बचा आपका एंथ्रोसाइनिन, क्योंकि मैंने बोला नीन वर्ड, जहां आपको नीन वर्ड दिखा नीला रंग आ जाएगा। तो पौधे में अगर नीले रंग का कोई चीज दिख रहा ना, उसमें क्या है, वहां पर कौन से प्रकार का आपका वर्णक है, कौन से प्रकार का पिगमेंट है, कौन से प्रकार का पिगमेंट होगा? एंथ्रोसाइनिन का पिगमेंट पाया जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक जरूर करिएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे लोग उतने ज़्यादा इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे, और जो स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है वो इसको पढ़ पाए, ये हमारे इंस्टीट्यूट की एक प्राथमिकता रहती। तो हम इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक दबा कर लाइक करो जितना हो सके उतना। 2 बार लाइक नहीं कर देना लेकिन, ठीक है? 1 लाइक में चले जाएगा, एक ही बार लाइक करना भाई, ठीक? भाई और बहन जो भी देख रहे हो। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में या पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? मतलब प्लांट्स में तो पाया जाएगा लेकिन एलिमेंट्स में नहीं पाया जाएगा। ऐसा कौन सा? देखो, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया था तो बोला था क्या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपका होगा? हाँ होगा, बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था क्या? हाँ होगा, बताया था। राइबोसोम होगा, बताया था कि हाँ बताया था। तो ये तो पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाएगा? एक तो बच गया, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? वर्णक है, पिगमेंट है, आपका हरा रंग देता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? आपका भोजन बनाने के भी काम आते हैं। तो आपका आंसर ये ए हो जाएगा, ए। ठीक है, ये सहायक होते हैं। मुख्य अंग कौन होता है? तो मुख्य अंग आपका पत्ती होता है, ये सहायक है वहां पर काम करने वाले। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी था ये हॉस्टल वार्डन का, कि बताइए कि भोजन कहाँ पर बनता है, मुख्य अंग कौन सा? मुख्य अंग पत्ती है, ये उसके सहायक अंग है। क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 भी चाहिए, तब तो खाना बनेगा। तीनों ही नहीं है एक साथ तो कैसे बन जाएगा? तो मुख्य अंग आपका पत्ती होता है, पत्तियों पर ये तीनों चीज पड़ेंगे तो बनेगा। ये मेरा मानना है, मेरा आंसर ये होता, मैंने यही लगाया है और यही होना चाहिए, ऐसा मैं लेकर चलता हूँ। नेट पर बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जानकारियां आ रही है, अब देखते हैं आंसर क्या होता है। तो आप में से कोई कमेंट करता है उससे पहले मैं बता दिया हूँ कि पत्ती आंसर होना चाहिए, ना कि क्लोरोप्लास्ट। मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत या राय हो सकते हैं, कौन क्वेश्चन को किस दृष्टिकोण से देख रहा है। मेरा दृष्टिकोण ये था तो मैंने आपको आंसर बताया। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? अभी हमने बताया हरा रंग का मतलब क्या था? क्लोरोफिल। नीला दिखा तो एंथ्रोसाइनिन, साइनिन, नीन वर्ड याद रखना, नीला के लिए, क्लोरोफिल इसके लिए। देन पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कौन से भैया? जो क्या करेंगे, कोशिका भित्ति, सेल वॉल्व, जो आपका मेम्ब्रेन था ना, ये सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये आपके पशु में भी होगा और आपके पादपों में, मतलब एनिमल में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट्स के बाहर आप जैसे तना है ना, तो बाहर में देखो ऐसे छाल देखते हो ना, छाल, पपड़ी नुमा छाल, जो पानी की कमी से कभी कभी निकल जाता है बाहर, ये क्या होता है? सेल वॉल कहलाता है, रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। यही सेल वॉल के बारे में पूछ रहा है, किसका बनता है? माल्टोज का, सेलुलोज का, सुक्रोज का, लैक्टोज का। तो ये बनता है आपके सेलुलोज का, और ये पॉलीसैकेराइड होता है। सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आते हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, जब मैं मैराथन क्लास ले रहा था तब भी मैंने बताया था। तो सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है कौन? आपका कोशिका भित्ति, शेल वॉल्व, याद रखना। तो हर प्रकार के पादपों में सेलुलोज इसी का बना होगा, सॉरी सेल वॉल्व सेलुलोज का ही बना होगा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज की छिलकी का निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण, निरीक्षण मतलब सुपरविजन कर रहा था, वहां पर जांच कर रहा था, उसका क्या कर रहा था? ठीक है, जांच कर रहा था। कि कॉर्क का जांच करते हुए, निरीक्षण मतलब जांच, टेस्टिंग ये बोल सकते हो। तो भैया कॉर्क है, कॉर्क खुद एक अपने आप में मृत कोशिका होती है, उसी का वो खोज कर रहा था, उसी का वो देख रहा था अपने इक्विपमेंट से, तब उसको मालूम चला कि सबसे छोटी इकाई होती। तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो रॉबर्ट, रा के ऊपर भी वैसी मात्रा आ रही, का के ऊपर भी वैसी मात्रा आ रही है, ट के ऊपर वैसी मात्रा आ रही, क के ऊपर वैसी मात्रा आ रही। तो सिमिलैरिटी है कॉर्क और रॉबर्ट के शब्दों में, तो वहां से आप पकड़ पाओगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे पकड़ना आसान है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले रॉबर्ट और कॉर्क नॉर्मल याद रख सकते हो आप, कोई ज्यादा उसमें हेडिक वाली चीज नहीं थी। अगला प्रश्न, पानी की कमी के कारण निम्न, अच्छा
एक प्रश्न है, इसको कराने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि बताओ, अभी तो मैंने बता दिया सेल थ्योरी को किसने दिया, सेल की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत की कोशिका की खोज किसने की थी। इस सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ये प्रश्न आएगा आपका। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिप्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण या प्लाज्मोलिसिस। ये चार आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन, डिप्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण और प्लाज्मोलिसिस। तो जब भी भैया पानी की कमी हो जाती है तो क्या होते हैं, बाहर के छाल गिरने लगते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसे छाल बने होते हैं, देखना ये सूख कर बाहर निकलते रहते, क्यों? पानी की कमी हो रही ना। तो क्या करते हैं, सेल जो होता है ना, ये कोशिका भित्ति से अलग हो जाते हैं। आपके जो कोशिकाएं होती है, मतलब जो सेल होता है प्लांट्स के अंतर्गत, वो सेल वॉल्व से अलग हो जाता है और उसको छोड़ देते हैं, और इस छोड़ने के कारण ये शुष्क अवस्था में बाहर गिरने लगता है। वो प्रोसेस कहलाता है आपका प्लाज्मोलिसिस। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस। क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलिसिस। जैसे डायलिसिस, डायलिसिस में क्या है, आप अलग से लगाते हो वृक्क को, और आपका फिल्टर होता है क्या, ब्लड, ये अलग से लगा हुआ था, तो अलग से लगा वाला चीज हटा भी तो देते हो, तो ये निकल भी गया। तो प्लाज्मोलिसिस को ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो। नहीं याद हो, वैसे रिलेट नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल रीड कर लो। प्लाज्मोलिसिस कैसा प्रोसेस, जिसमें पेड़ जो होते हैं पानी की कमी के कारण अपने सेल को सेल वॉल से हटा लेते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहलाते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? मतलब सेल का सबसे आउटर मोस्ट उसका कवरिंग क्या होता है, जो सेल के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से रक्षा करता है, रक्षा करेगा, मतलब रक्षा करने का काम करेगा। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका या चिकनी पेशी कोशिका। क्या होता है इसका? सिंपल सी चीज थी यार, प्लाज्मा झिल्ली मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ये सेल वॉल्व की बात करता तो वॉल्व रक्षा करता, लेकिन ये सेल वॉल्व की बात नहीं कर रहे, ये केवल सेल की बात कर रहे। तो सेल के बाहर एक आपका ऐसे झिल्ली नुमा संरचना होती है। ये झिल्ली नुमा संरचना ही क्या करती है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले ऑर्गन्स की रक्षा करती है। ये सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब नाम है उसका तीनों, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बोला जाता है। ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन प्लस लिपिड, पी होना चाहिए, लिपिड। तो प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनता है आपका क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? क्या बोल दिया सर ये भैया, अगर कोई जीवित जीव है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जीते समय उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है उसके शरीर की? ऑप्शन है कोशिका, कोशिका द्रव्य, रिक्तियां, जीव द्रव्य। सीधी सी बात है, क्या? सेल। सेल सबसे छोटा यूनिट है। सेल से छोटा यूनिट कोई भी चीज नहीं होता किसी के भी बॉडी में, तो ये याद रखना, सेल आपका राइट आंसर होगा। 27वां, पुटिकाओं, वेसल्स बोलते हैं इसको। पुटिकाओं को क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग? कोशिकांग मतलब मैंने बोला सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स को ही कोशिकांग बोलते हैं हिंदी में। उत्तरदायी है कौन है भैया? तो वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, तो मैंने कौन सा ऐसा आपको अंग बताया था, ऑर्गन बताया था, जो एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। तो एनर्जी प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकता है, ग्लूकोज के भी फॉर्म में हो सकता है। तो वही तो है, कौन करता है? आपके ऑप्शंस है खुरदुरी अंतः प्रद्रवी मतलब एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रेक्टिकुलम, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी को ही मैंने बताया था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसका नाम है। अपशिष्ट पदार्थों को भी संग्रहण करता है ये सेल के अंतर्गत, और एनर्जी को भी ट्रांसमिट करता है। तो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, तो प्रोटीन और लिपिड। तो कोशिका के अंतर्गत कभी भी परिवहन वाला शब्द आ जाए ना, ट्रांसमिट का, ट्रांसमिशन का, ट्रांसपोर्टिंग का, गोल्जी बॉडी आपका राइट आंसर होगा। तो गोल्जी बॉडी आपका राइट आंसर था इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, निम्नलिखित कोशिकांगों में से कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। किसको आत्महत्या की थैली कहेंगे? ऑप्शन है लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। 28 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट करके बताओ। ये मैं बता चुका हूं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन होगा 28 का, बी सी डी क्या होगा बताना। 29, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा है? किसने गढ़ा का मतलब है किसने दिया था। ऐसे प्रश्न आते हैं भैया, ऐसे उटपटांग शब्द लिख कर देते हैं, किसने गढ़ा है, किसने बनाया है, विकास किसने किया, इस प्रकार के। तो प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया? हु इज द नेमिंग, हु इज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटोप्लाज्मा?
जो वर्ड है उसके लिए, ठीक है। तो जीज ये मेंडल ने, जोहान इवांजेलिस्ट, पुरकिंजे, जॉर्ज डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। तो प से प्रोटोप्लाज्मा याद रखना, प से पुरकिंजे याद रखना। क्या? प से प्रोटोप्लाज्मा और प से पुरकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्मा जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? पुरकिंजे नहीं दिया था। किसने? पुरकिंजे नहीं दिया था। ये प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है सर? वो जो आप साइटोप्लाज्मा पढ़ रहे हो ना, उसी को जीव द्रव्य, एक वर्ड होता है जीव द्रव्य हिंदी में, तो प्रोटोप्लाज्मा बोल सकते हैं उसी को। उसी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक कोशिका द्रव्य आता है और एक केंद्रिका द्रव्य आता है। मतलब कोशिका के अंदर में जो लिक्विड भरा है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, और जब केंद्रिका न्यूक्लियस के अंतर्गत वही लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा दोनों प्रोटोप्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छे लेवल का। अभी तक क्लोरोफिल पढ़ते आ रहे थे। हरा रंग देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, भोजन बनाने में सहायक है। कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व? तो इसमें पाया जाता है आपका मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम एलिमेंट इसके अंतर्गत पाया जाता है। Mg, मैग्नीशियम एलिमेंट क्लोरोफिल में रहता है भैया। कैसे याद रह जाएगा सर? फील करने बोल रहे हैं। कलर मतलब क्लोरोफिल को कलर फील करो किसमें? मग में। मग से याद रख लेना मैग्नीशियम। तो कलर फील किसमें करना है आपको? मग में करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा या क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? मतलब प्लांट सेल्स में क्या पाया जाएगा? प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडी, ये तो दोनों में पाया जा रहा था। हमारे एनिमल में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में पाया जाता है। लवक प्लेसाइड्स पाए जाते हैं क्या? प्लेसाइड्स पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। प्लेस्टाइड्स हमारे अंदर होते हैं क्या? नहीं होते हैं प्लेस्टाइड। लवक जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे अंदर पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता ना, तो ये हमारे अंदर नहीं पाया जाता। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, केंद्रक तो ये होता है। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला होता है। एक तो शेल वॉल्व पाया जाता है, एक आपका प्लेस्टाइड्स पाए जाते हैं। लवक हरित वर्णक जो बोलो वो। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन से? टिश्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन है, टिश्यू से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सब होते हैं। ऊतक के टाइप होते हैं, टिश्यूज के 4 अलग अलग टाइप होते हैं। उनमें से पूछ रहा है कि वसा संचायक, वसा को कौन रखेगा, कौन स्टोर करके रखेगा? वसा मतलब क्या? फैट। फैट आपकी चमड़ियों के बीच में रहता है, मांसपेशियों के बीच में फंसा होता है। ऑप्शन में दिया है एपिथेलियल ऊतक, वस्कुलर ऊतक, एरियोलर ऊतक, एडिपोज। तो वसा को कंट्रोल करने वाले, रखने वाले ना जो ऊतक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एडिपोज ऊतक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एडिपोज ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडिपोज। कैसे याद रह जाएगा सर? ये वसा संचायक है भैया, जस्ट अपोजिट याद रखना। जिसके अंतर्गत वसा ज्यादा है वो कैसा दिखेगा? मोटा। ऐसे उस आदमी ऐसे है, उसका ऐसे पेट निकला हुआ रहेगा, समथिंग इस टाइप का दिखेगा वो, ठीक है। तो ऐसे पेट अगर निकला हुआ है तो पोज देगा क्या? अच्छा पोज दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो अच्छा पोज नहीं दे पाएगा तो एडिपोज। फिर उसके पोज को क्या करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा ना। तो एडिपोज क्या होता है? जिस वसा संचायक को, वसा संचायक का मतलब है जो आपके फैट को स्टोर करे, ऐसे वाला आपका टिश्यू, ऐसा वाला आपका ऊतक, एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू कहलाता है। तो उसके पोज को क्या करोगे आप लोग? एडिट करोगे। कि कोशिकाओं, मांसपेशियों या त्वचा के नीचे पाया जाता है, ध्यान में रखना। आपकी मांसपेशियों के बीच में रहेगा, जिसके अंतर्गत ये ज्यादा मात्रा में हो तो ज्यादा फैटी उसका शरीर होता है, पेट निकला हुआ रहता है। फिर 4 लोग उसको पेटलू पेटलू बोल के चिढ़ाते हैं, ठीक है। ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से, टिश्यूज क्या है? टिश्यूज के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। क्या हो सकता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। अच्छा, कैसे वैसे हो जाएंगी? कोशिकाओं से तो ही मिलकर आपका क्या बोलते हैं? सेल्स से ही मिलकर आपके टिश्यूज बनते हैं, और एक ही प्रकार के सेल्स से मिलकर एक ही प्रकार का टिश्यू बनेगा। जो मैंने 4 प्रकार के आपको टिश्यू बताए, उपकला वाला, संयोजी वाला, पेशी वाला और आपका एक तंत्रिका वाला, नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू होता है वो। तो भैया नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं, नर्वस सेल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे मिलकर उनका टिश्यू बनेगा। जो टेंडन है, लिगामेंट है, वो सब आपके उसमें आ जाते हैं, संयोजी के अंतर्गत जोड़ने वाले। तो सब उसके उसी प्रकार के सेल से मिलकर बनेंगे। जो आपके मांसपेशी हैं बाहर वाले, उसी प्रकार के सेल से मिलकर उसी प्रकार का टिश्यू बनेगा, उपकला बोलते हैं उसको। तो ये सब क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनते। तो जो कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती तो सही बात है, परंतु दिखने में और कार्य करने में अलग कैसे अलग हो जाएगी? हो ही नहीं सकती ना। जिसका जो काम है, जिस प्रकार के काम के लिए बना वही प्रकार का काम करेगा। जो कोशिकाएं मूल रूप से भिन्न होती नहीं, भिन्न तो होंगी ही नहीं, तो ये ऐसी गलत हो गया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होगा ही नहीं, समान ही होगा। तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से
दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो यही आपका उतक का मेन फंक्शनिंग होता है, या फिर मेन परिभाषा बोल सकते हो। उतक क्या, जो मुख्य रूप से दिखने में समान हो, कार्य करने में समान हो, वो सब आपके उतक कहलाते हैं। और 4 टाइप मैंने बताए थे, उपकला उतक जिसको एपिथेलियम बोलते हैं, ऊपर अभी पढ़ते आ रहे थे, ये एपिथेलियल, ये एपिथेलियल ही है आपका, उपकला उतक कहलाता है। बाहरी आवरण होता है ना, जो हमारा त्वचा होता है, स्किन, जैसे ये पुरुष है या महिला है जो भी है, इसका स्किन जो होगा ना, ये बाहर का आवरण, यही बाहरी आवरण, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है बाहरी आवरण, यही क्या है, यही मेरा एपिथेलियल उतक है, उपकला उतक कहलाता है। कनेक्टिंग टिश्यूज क्या होती है, संयोजी उतक। कनेक्टिंग टिश्यूज मैंने बोला टिंडन, लिगामेंट, ब्लड के अंतर्गत भी पाया जाएगा, हड्डियों में ये पाया जाएगा, बहुत पूछता है, रक्त और हड्डियों में क्या होता है, संयोजी उतक होता है। तो कनेक्टिंग टिश्यूज कहलाती है संयोजी उतक। और क्या होते हैं भैया आपके, मसल्स टिश्यू कहलाते हैं, पेशी उतक बोलते हैं उसको, मसल टिश्यूज, पेशीय उतक। मसल टिश्यूज मतलब ये हमारे जो हाथ पैर जुड़े हुए रहते हैं ना, जैसे इसमें सब चीज जुड़ा हुआ है, देखो जहां जहां कनेक्टिंग, तो पेशी उतक पेशी को नियंत्रित करता है, गति प्रदान करता है, चलने वाले मूवमेंट में लाता है। तंत्रिका, नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन से सारी चीजें निकलती हैं, न्यूरॉन सबसे ज्यादा होते हैं, तो वहां के जो टिश्यूज होंगे आपके क्या, नर्वस तंत्रिका उतक कहलाते हैं, नर्वस टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रक्त और हड्डियां, तो ये समझ जाओगे ना ये वाला प्रश्न। कोशिकाओं, समान कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, और समान कोशिका से बने तो एक ही प्रकार का काम करेगा, एक ही प्रकृति का होगा और एक ही प्रकार से दिखेगा, सबने एक ही समान होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रक्त और हड्डी खालिस्तान के उदाहरण, किसके उदाहरण, संयोजी उतक के, एपिथेलियल उतक के, मेरिस्टेमेटिक उतक की, या फिर तंत्रिका के। मेरिस्टेमेटिक के किसके हैं? तो अभी मैंने बताया ये क्या होते हैं, संयोजी उतक होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कौन, रक्त और हड्डी, तो खून संयोजी उतक होता है, हड्डी संयोजी उतक होता है, तो याद रखना संयोजी उतक के एग्जांपल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 34 का ए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस पूरे में आपके जितने 50-50 क्वेश्चन होंगे, सब में ना आपका पूरा शेल और पूरा टीसिस कवर हो जाएगा। एडिशनली आपको प्रयोगशाला परिचारक के लिए पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, इतना कर लेना। लेकिन 99.99%, 0.01% मैं भी अपनी श्योरिटी लेकर चलता हूं कि शायद ऊपर नीचे से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें। तो 1% के लिए आप इतना पढ़ने के बाद भले मेहनत कर लो, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इतना लेकिन करना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? पेट है, गुर्दा है, त्वचा है, दिमाग है, क्या है भैया? आपका त्वचा सबसे बड़ा अंग है। आपके शरीर के हर हिस्से पर आपका त्वचा होता है, यही सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे लंबा अंग, सबसे बड़ा अंग अगर पूछे, त्वचा होता है। कौन होता है? त्वचा। ना ही दिमाग, ना ही गुर्दा, ना ही पेट। तो स्किन आपका सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या उतक बनता है? कौन सा उतक बनेगा? अरे सीधी सी बात है, बोल रहे क्या, नीचे, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में क्या रहता है? आपका फैट ही तो रहता है। अभी तो मैंने बोला मांसपेशियों के बीच में क्या हो गया आपके? एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, वसा उतक पाए जाते हैं। एडिपोज को ही वसा उतक बोलते हैं हिंदी में। उतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को, अस्तर मतलब स्तर, आंतरिक जो आपकी दीवारें होती है ना गाल की अंदर साइड वाली, वो किससे बनी होती है? सैलिटेट कॉलमर एपिथेलियम की, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम की, सरलीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम की, या कॉलमर एपिथेलियम की। सरल वाली होती है, सीधी सीधी, सरल सरल। तो आपका गाल कितना नरम नरम सीधा सीधा होता है ना, सरल होता है। तो सरल से याद रखना, सीधा क्या? सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। सीधा सीधा तो बना है भाई, इसमें कुछ है क्या? जैसे नाक बनाने के लिए उभार है, कान बनाने के लिए डिजाइनिंग है, आंख बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें लगी हैं। इसमें बना कि गाल बनाने के लिए नहीं बना है, सरल। तो इजी स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, एकदम सामान्य से होता है। तो स्क्वेमस और स्क्वेमस कैसे, ऐसे स्क्वैश करते हैं ना गाल को, स्क्वैश कर देते हैं, समझ लेना, मैश कर देते हैं, ऐसा समझ लेते हैं। स्क्वेमस से याद रख लेना, गालों को ऐसे ऐसे दबाते हैं, तो स्क्वेमस मैश से याद रखना, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये होते हैं किसमें? हमारे अंदर की आंतरिक सतहों पर, मुंह के अंदर। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोमिस, या फिर नर्व फाइबर? एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी सतह होता है ना, उसको हम लोग जो स्किन बोल रहे हैं, ये त्वचा, यही तो है। ये जो सबसे बाहरी आवरण है ना, वही एपिडर्मिस कहलाता है आपका। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये अगर मैंने जो भी स्टूडेंट्स जो मेरा कोर्स परचेस किए हुए देख भी रहे हैं, अगर उनको बता देना चाहता हूँ कि ये स्किप मत करना, ये कोई भी सीरीज आप स्किप मत करना। जो नहीं पढ़ रहे हो, इस आप परचेस करके नहीं रखे हो हमारे कोर्स को, वो भी देखना, और जो परचेस कर लिए वो भी देखना। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ ना, ये ध्यान में रखना। ये जो आपका क्वेश्चंस है, शायद से अगर मैं कुछ पॉइंट को थ्योरी में ना कराया हूं, क्योंकि हमारा थ्योरी 9 to 10th तक का था, लेकिन उसके बाद के भी चीज़ों को मैंने लाया, क्योंकि 10th आपके सीजी बोर्ड के पेपर में कभी भी एग्जाम में या फिर आपके एनसीईआरटी के बुक में देखोगे ना, सीजी बोर्ड का टिश्यू वगैरह नहीं है।
लेकिन मैं उसमें डीपली क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो ये हाईली रिकमेंडेड है हर स्टूडेंट्स के लिए, आप देखना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दिलाओ, स्टेट गवर्नमेंट के दिलाओ, सभी में काम आएगा ये। तो याद रखना है कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, एपिडर्मिस। क्या कहलाता है वो, एपिडर्मिस कहलाता है, ये ध्यान में रखना, एपिडर्मिस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक। मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक एक स्थायी ऊतक होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, देखो 3 प्रकार के आपको ऊतक होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। क्या क्या होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये 3 प्रकार के आपके ऊतक होते हैं पादपों के अंतर्गत, प्लांट्स के अंतर्गत। उसमें से ये 2 होते हैं आपके मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक। स्थूल मतलब छोटे, मृदु ऊतक मतलब जो आपके पेरेन्काइमा है उसी को बोल सकते हो आप लोग बेसिकली। तो पेरेन्काइमा आप लोग मृदु ऊतक बोल सकते हो, कोलेन्काइमा ये स्थूल ऊतक बोल सकते हो, और स्क्लेरेन्काइमा एक और होता है जिसको दृढ़ ऊतक बोलते हैं। ये सब स्थायी ऊतक होते हैं। पूछ रहे हैं ये संवहन है सरल यांत्रिक या सरल स्थायी है, तो क्या मैंने बोला ना अभी क्या होते हैं, ये स्थायी ऊतक होते हैं, तो स्थायी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है फ्लोएम। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित के अन्य सभी से मिलकर बना होता है, मतलब फ्लोएम किस किस से मिलकर बना होगा भैया, इस संवहनी ऊतक में आते हैं, आपके वेस्कुलर टिश्यूज में आते हैं। किसमें, वेस्कुलर टिश्यूज में, वेस्कुलर टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज हम में नहीं पाया जाता, किस में पाया जाता है, पादपों में, प्लांट्स में पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज है, ये फ्लोएम है। इसमें क्या किस किस से मिला होगा, चालनी नलिकाओं से मिलकर बना होगा, फ्लोएम वाहिकाओं से मिलकर बना होगा, सहकोशिकाओं से मिलकर बना होगा, या फ्लोएम तंतु किससे मिलकर बना होगा। अच्छा, किसके अतिरिक्त मिलकर, निम्न में से, तो इन चारों में से किससे नहीं मिला है, ये किसका नहीं बना है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्लोएम वाहिका। क्या होगा, फ्लोएम वाहिका से ये मिलकर नहीं बना होता है। तो बाकी सबसे मिलकर बना होता है चालनी नलिकाएं, इसको बोलते हैं हम लोग सीव ट्यूब। क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब बोलते हैं। एक सेकेंड, थोड़ी सी गली में परेशानी हो रही है, क्या है, रिपीट कर लेता हूं मैं फिर से। चालनी नलिकाएं, ये क्या होता है, सीव ट्यूब्स कहलाते हैं आपके, इससे मिलकर बना रहेगा। सहकोशिकाएं जो आपके बाकी सेल्स होते हैं उनसे भी मिलकर बने होंगे, और आपके फ्लोएम जो तंतु होते हैं उससे भी, फ्लोएम फाइबर्स बोल सकते हो उसको, उससे भी मिलकर बना होता है क्या आपका फ्लोएम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा सीव ट्यूब, फाइबर और सेल। सेल कौन से वाले, कंपेनियन बोल सकते हैं इसको, सहकोशिकाओं को साथ में रहते हैं एक साथ, तो ये सबसे मिलकर बनता है। किससे नहीं मिला तो याद रखना, फ्लोएम वाहिकाएं नहीं होती हैं, ये बाकी 3 चीजें होती है फ्लोएम के अंतर्गत। और फ्लोएम का काम क्या है भैया, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, फूड को क्या करते हैं, जो पत्तियों पर फूड बनता है इसको पौधे के हर भागों में, हर हिस्से पर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आपका फ्लोएम कर रहा है। तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड याद रखना, और जस्ट से जाइलम, जस्ट से जल याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बता। अब कठोर मतलब बोला मैंने दृढ़, दृढ़ के लिए मैंने क्या बोला था आपको, स्क्लेरेन्काइमा। क्या बोला था आपको, स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक होता है, कोलेन्काइमा मैंने बताया आपको स्थूल ऊतक होता है हिंदी में, और पेरेन्काइमा आपको मैंने बताया मृदु ऊतक। तो स्क्लेरेन्काइमा जो बाहरी आवरण होता है ना तने का, जो हार्ड होता है, डंगालियों का हार्ड भाग या तने का हार्ड भाग, स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्केल हार्ड होता है तभी तो आपको मारती थी टीचर स्केल से, तो उसी से याद रखना, स्केल हार्ड होता है, स्क्लेरेन्काइमा हार्ड ऊतक कठोर और मजबूत होते हैं, जो क्या बनाते हैं, पादप को या उस टिश्यूज को कठोर बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा क्या करेगा, संरक्षण करेगा, मतलब बचाएगा पौधों के, हाँ बचाएगा। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना। वायु की स्थिर रोधन मतलब एयर उसको जाकर डैमेज नहीं कर सकता, तो हाँ ये बनाएगा, क्योंकि कठोर हो जाता है ना बाहरी आवरण, तो वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अपने पास क्या स्टोर कर लेगा, पानी स्टोर कर लेगा, पत्तियों तक नहीं जाने देगा, तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित कर दिया, वेपराइजेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर देगा। लेकिन कभी भी आपका जो तना होता है या बाहरी आवरण होता है वो कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण एक ही चीज करेगा, वो पत्ती करेगा, केवल और केवल पत्ती। पत्ती के अलावा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, भले उनमें क्लोरोफिल पाया जाए, क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल पत्तियों में नहीं होता, उनकी तनों में भी होता है, लेकिन खाना केवल पत्तियों में बनता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित कर लेगा पानी को स्टोर करके। रोमों की सहायता से वायु को इसकी स्थिर रोधन परत, मतलब उसको काट ना पाए, उसको प्रभावित न कर पाए, ऐसे एक लेयर बना लेता है वो। पौधों का संरक्षण ये करता ही करता है, तो प्रकाश संश्लेषण कभी भी नहीं करेगा। ये तो दिख गया, तो यही राइट आंसर था आपका सीधा।
43 पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण? अरे लचीलापन बोल रहे ना, लचीला किस में आएगा आपका? स्थूल ऊतक। स्थूल ऊतक किसका आएगा? कोलेन काइमा। क्या आएगा आपका? कोलेन काइमा। तो कोलेन काइमा के कारण ये क्या हो जाते हैं? इस आपके लचीलेपन आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ये ध्यान में रखना, कोलेन काइमा। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? अरे मृत कोशिका बोल रहा भैया, मृत कोशिकाओं से कौन बनेगा? तो मृत कोशिकाओं से आपका बनता है जाइलम। जाइलम ये जड़ की ओर पाया जाता है, जड़ की ओर पाया जाता है ना, तो मृत कोशिकाओं से बना होता है, ये ध्यान में रख लेना। जाइलम जड़ के अंदर मिट्टी के अंतर्गत दफनाते ना भैया मरे हुए लोगों को, जीवों को, तो मरा हुआ कोशिका कहाँ होगा? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर क्या जाइलम है, तो जाइलम को याद रखना। फिर है पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता? पानी कौन पहुंचाएगा? जैसे जड़, जैसे जाइलम, जड़ ही तो पानी पहुंचाता है, तो जाइलम आपका राइट आंसर होगा। कुछ और आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा जाइलम। खाद्य पदार्थों को बोले, खाने को ऊपर से नीचे लाए बोले, तब आपको याद रखना खाद्य पदार्थ बोला तो, लेकिन कहा पत्तियों से बोले तो जाइलम, सॉरी हाँ आपका फ्लोयम। लेकिन अगर वहीं पर खाद्य पदार्थों को, पानी को बोले जड़ से, तब आपका क्या आता है? जाइलम। एक प्रश्न था इसमें, देखेंगे आगे। कौन निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का या जाइलम का? तो ये होता है पेरेन्काइमा का। पेरेन्काइमा का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें जो इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है, इंटर सेलुलर स्पेस कैसे बोल सकते हो? मान के चलो ये सेल है, इसका ये वाला जो आंतरिक भाग है बोलेंगे ना, वो बाकियों के कंपेयर में इसका बड़ा होता है पेरेन्काइमा का। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, इन सबसे किसका बड़ा होता है? पेरेन्काइमा का। तो पेरेन्काइमा का क्या होता है? तो पैर आपका बड़ा होता है, पैर बड़ा होता है ना एज कम्पेयर टू आपके पूरे बॉडी। आपकी कमर के नीचे के पूरे पार्ट को पैर बोलते हो, तो वो आपके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे बोल के क्या याद रख सकते हो? सबसे बड़ा क्षेत्र होता है अंतर कोशिकीय क्षेत्र। तो इंटर सेलुलर एरिया, ये बोलना, इंटर सेलुलर एरिया याद रखना, अंतर कोशिकीय क्षेत्र। अंतरा बोले तो इंट्रा हो जाता है, वो अंतर है तो इंटर रहेगा, वो इंट्रा नहीं होगा, तो फिर इंटर सेलुलर स्पेस कहलाएगा पेरेन्काइमा। कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य? अब देखो ये जड़ों से बोल देना, खाद्य पदार्थ बोल रहे लेकिन जड़ों से बोल रहे, तो जड़ों में क्या खाद्य पदार्थ होंगे भैया? मिनरल्स तो हैं, मिनरल्स भी तो चाहिए। मिनरल्स ही नहीं पहुंचेगा पौधों तक तो फलों में कहां से मिनरल्स आएगा? तो जड़ों से अगर खाद्य पदार्थ जा रहा है तो कौन ले जाएगा? जैसे जड़, जैसे जाइलम, पानी जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम, फ्लोएम फूड, ऊपर में बजने वाले भोजनों को। तो ये याद रखना, सीधा दिखता है यार ये जाइलम फ्लोएम, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है, वह क्या है? तो पानी और विलेयों को जड़ों से ले जा रहा है, फिर जाइलम इसका आंसर आएगा। पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इससे पहले मैं बोलूंगा, फिर से मैं दोहरा देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लगातार ये सीरीज आपकी जब तक की प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम नहीं हो जाते लगातार ही चलती रहेगी। और साथ में इसके पैरेलली हम लोग, अगर आप रेलवे के भी पेपर दिलाने वाले हो तो ये तो काम आएगा ही आएगा, साथ में उसके लेवल के, रेलवे को जो लेवल मैच करेगा और जो इससे हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कराते चलेंगे, तो उसकी भी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो वो सबको पैरेलली आपको सीखना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, एमसीक्यूज लगातार करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। 49वां क्वेश्चन था कि पादप ऊतकों में कौन सा संबंध, इनमें से कौन सा कथन गलत है? बोल रहा भैया गलत कथन चुनना है, गलत नहीं, ये सबको ना अंडरलाइन किया करो। सबसे पहले बोला है जाइलम जल और खनिज परमाणु को परिवहन करता है। हाँ, जाइलम जल को ले जाएगा, मिनरल्स को ले जाएगा ऊपर, ठीक। 2 मिनट्स। फिर जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? जटिल ऊतक होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं भैया, सरल थोड़ी नहीं होंगे, जटिल होते हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल, फ्लोएम ही तो पहुंचाएगा। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है? नहीं, जाइलम खुद नीचे की ओर है, हमेशा शीर्षों की ओर पहुंच जाता है। पानी तो नीचे से खुद आ रहा है ना, वो नीचे और क्यों भेजेगा पानी को, मिनरल्स को? वो हमेशा ऊपर की ओर ही भेजता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था कौन सा गलत कथन है, तो ऑप्शन डी गलत कथन था। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सेल और टिश्यू से रिलेटेड इस चैप्टर का, पादप ऊतक के प्रकार हैं। पादप ऊतक क्या है? पादप ऊतक क्या है? विभाज्योतक है, मतलब जो डिवाइड हो जाता है ऐसा वाला सेल है। स्थायी ऊतक है, ए और बी दोनों है। तो भैया पादप में जो डिवाइड होता है ऐसा सेल भी पाया जाता है, और जो स्थायी होता है जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सारे के सारे उपस्थित रहते हैं। तो क्या होते हैं? दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विभाज्योतक को, इसको बोलेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है इसको।
डिवाइड हो जाता है, विभाज्योतक कहलाता है। तो ये सभी प्रकार के ऊतक एक पादप के अंदर में मौजूद होते हैं। तो ये आपका टिश्यू और सेल पर बेस्ड होता है पूरा का पूरा चैप्टर के 50 क्वेश्चंस। आपको इससे ज्यादा प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए देखना नहीं पड़ेगा। इस सेल के अंतर्गत आपके अनुवांशिकी की भी चीजें होती है, डीएनए आरएनए मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। किसी लेक्चर में हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे पौधों में अलग प्रकार की अनुवांशिकी होती है, मनुष्यों में अलग प्रकार की होती है। दोनों आपके सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड की बुक में, तो दोनों मैं आपको कराते हुए चलूंगा। तो उसके क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कोर्स के साथ जुड़ा है वो भी इस सीरीज को ना छोड़े, करते चले। जो शायद अगर कोर्स में ना हो या हमारे टेस्टिमोनियल्स के जो बुक में ना हो, यहां आपको मिलेगा। ठीक है, तो नोट करते चलना, पढ़ते चलना तो बहुत जरूरी है। एमसीक्यू सीरीज आप लगाते हुए चलो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिलाइएगा। टेस्ट सीरीज परचेस कर लेना और जो कोर्स के साथ नहीं जुड़े हैं, कोर्स के साथ जुड़ जाना। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को सब्सक्राइब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो करना ना भूले। कमेंट भी करना कैसा लगा आपको सेशन, क्योंकि आपका प्यार मिलेगा तभी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। क्योंकि आप लोग लाइव करने में कंजूसी करते हो। मैं देखता हूँ कभी कभी 10,000 तक भी व्यूज चले गए हैं, लेकिन उसमें आप लाइक देखोगे तो 1000 भर नहीं रहता। तो लाइक करने में क्या दिक्कत है? आप लोग लाइक करने से मुझे पैसा वैसा नहीं मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बनता है कि हाँ, हम लोगों ने जो काम किया वो स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है। लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं अगले इसी सीरीज के साथ। अगला एमसीक्यू हम लोग जिस भी चैप्टर में करेंगे वो आपके सामने हाजिर होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।